नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नविल चैनल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की फंडामेंटल एनर्जी एंड न्यूट्रिशन साइंस चैप्टर की समरी करेंगे और इसके अलावा योगा को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो गेम्स पे आएगी, जितने भी सारे गेम्स हैं उनके रूल्स वगैरह पे आएगी। उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं। कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जिसे शरीर ग्रहण करता है और जो पोषण प्रदान करता है, फूड कहलाता है। इसका ये मतलब है कि एनी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस जिसको हम बॉडी में लेते हैं, ठीक है, और वो हमको नॉरिशमेंट देता है। पोषण का मतलब यहाँ पे होता है नॉरिशमेंट, ठीक है। तो नॉरिश करता है बॉडी को, तो उसको हम फूड कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, आप सब जानते हैं। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन, भोजन और पोषक तत्वों के शरीर में कार्यों का विज्ञान जिसमें पाचन और अवशोषण शामिल। तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण क्या है, ये एक साइंस है। पहले तो कैसा साइंस है, फूड और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके साथ साथ जो डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, उन सब का जो कंबाइन फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य क्या है? WHO के अनुसार शारीरिक और भावनात्मक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण स्थिति ही स्वास्थ्य है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ, ठीक है। हेल्थ क्या है? फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, आपका फिजिकल, इमोशनल और जो सोशल, ठीक है, सोशल वेलबींग है, वही क्या है? हेल्थ होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें फिटनेस क्या है? हृदय और फेफड़ों और मांसपेशियों की अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने की योग्यता ही आपकी फिटनेस है। मतलब आपके हार्ट, लंग्स और मसल्स की एबिलिटी, किसी काम को करने की जो एबिलिटी है, वही क्या है? फिटनेस है, ठीक है। पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और विटामिन और खनिज और पानी और फाइबर। आप सब ये सब जानते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसके बाद बात करें पोषक तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, तो इन्हें बांटा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है। शरीर को बड़ी मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा जो शरीर सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, ठीक, जो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब आपके टाइप्स इनके याद रखिएगा, मतलब इसका जो वर्गीकरण हुआ है तो कौन किस वर्गीकरण में आता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये वसा आपका फैट है, ठीक है, फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। वहीं आपका विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बॉडी को नीड तो होती है पर बहुत बड़े अमाउंट में नहीं, ठीक है। दोस्तों, ये एनर्जी वैल्यू की इमेज है, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी आपको किलो कैलोरी चाहिए होती है। उसके अलावा 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी होती है और 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी होती है। ये डेटा आपको इसी PDF में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक में आपको ग्रुप लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं संतुलित आहार और RDA के बारे में। RDA का जो फॉर्मूला है वो आपको PDF में मिल जाएगा, वहां से आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। संतुलित आहार क्या होता है? आप सबने डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसा पोषक तत्व या ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों, ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों संतुलित आहार कहलाता है। अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शंस टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है, जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हों और स्वास्थ्य को बनाए रखें, वही आपका संतुलित आहार है, ठीक। इसके बाद बात करें सुरक्षा मार्जिन। ये सुरक्षा मार्जिन क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको बोलेंगे, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह उपवास या पोषक तत्वों की अल्पकालिक कमी के दौरान शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन टू मेंटेन हेल्थ, सॉरी, ये तो आपका संतुलित आहार हो गया था ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है प्रोटेक्ट्स द बॉडी ड्यूरिंग फास्टिंग। जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो उस वक्त हम कुछ खाते तो है नहीं, तो उस वक्त जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सेव होते हैं वो कंज्यूम होना शुरू होते हैं, ठीक है। तो और शॉर्ट टर्म न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, वो दूसरी चीज़ है, वही है, अल्पकालिक कमी के दौरान शरीर की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ICMR ने कुछ 5 खाद्य समूह बताए हैं, ठीक है। ICMR फूड ग्रुप सही है। अनाज और अनाज के उत्पाद, ठीक है, अनाज और अनाज के उत्पाद, ये आपकी दालें और फलियां हैं। दूध और मांस के उत्पाद, फल और सब्जियां, वसा और शक्कर, ये खाद्य समूह हैं, इन्हें आप खा सकते हैं। ये शरीर के लिए हेल्दी भी होता है और इसको डिवाइड भी इसी हिसाब से किया गया है।
फूड गाइड पिरामिड ये क्या होता है? तो फूड गाइड पिरामिड में जो उसका बेस होता है या प्रथम पहला स्तर होता है, फर्स्ट लेवल होता है, वो होता है आधार। क्या होता है? आधार। ठीक, तो यहाँ पे आता है अनाज और ब्रेड और चावल जिन्हें सबसे अधिक मात्रा में लेना चाहिए। यहाँ पे अनाज हो गया आपका, उसके बाद ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड के बाद चावल। ठीक है, तो अनाज, ब्रेड और चावल, इन तीनों को ध्यान से देखिए। अनाज, ब्रेड और चावल को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अनाज, ब्रेड और चावल को कंज्यूम करना चाहिए, सबसे ज्यादा। सेकंड लेवल है फल और सब्जियां जो बॉडी को सुरक्षा देते हैं। ठीक है, बहुत सारे विटामिन वगैरह होते हैं ना इनमें, और एंटीबॉडीज होती हैं, तो फल और सब्जियां जो सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी। ठीक, इसके बाद बात करें तीसरा स्तर। तीसरे स्तर में रखा गया है मीट को, मतलब मांस और दूध के उत्पाद जो शरीर निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, और जो आपकी बॉडी बिल्डिंग है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके बाद जो टॉप पे आता है आपका शीर्ष एपेक्स वाला पार्ट, वसा और तेल और चीनी जिन्हें हमें बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। फैट्स, ऑयल्स एंड शुगर्स। ठीक है, ये तीन चीजें हमें बहुत कम मात्रा में लेनी चाहिए। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इन्हें लेना हमारी जान के लिए आगे जाके खतरा हो सकता है, होता ही है। इसके बाद बात करें किशोरावस्था में पोषण और व्यवहार, तो वृद्धि। किशोरावस्था में पोषण और व्यवहार से पहला टॉपिक है हमारे यहाँ पे ग्रोथ। हार्मोनल गतिविधियों के कारण शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है। हम सब ने बाल विकास पढ़ा है, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो वृद्धि होती है वो बहुत तेज होती है। ठीक, पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। किशोरों में विटामिन ए और थियामिन और आयरन और कैल्शियम की कमी होने की संभावना अधिक होती है। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने वाला है। एडोलेसेंट्स आर मोर लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन विटामिन ए, थायमिन, आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है, मतलब इनकी डिफिशियंसी कुछ ज़्यादा ही होती है आमतौर पे, तो ये पॉइंट याद करने वाला है। इसके बाद बात करें नाश्ता छोड़ना, तो नाश्ता छोड़ने में आपका स्किपिंग ब्रेकफास्ट, इसे चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म आपका धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। हाँ, ये एक पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा कि अगर आप नाश्ता छोड़ते हैं, मतलब बच्चों के केस में स्पेशली, सबके साथ ऐसा होता है, तो मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। ठीक है, और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। एनीमिया, भारत में 56% किशोर लड़कियां और 30% किशोर लड़के एनीमिक हैं। इसका क्या मतलब, हमारे देश में जो 56% लड़कियां हैं वो एनीमिक हैं और 30% जो लड़के हैं वो भी एनीमिक हैं। ठीक है, लेकिन एडोलेसेंट वाली एज में अपनी। ठीक, फास्ट फूड की सीमाएं, इसमें कैल्शियम और विटामिन ए और फाइबर और फॉलिक एसिड की कमी होती है। सीधी सी बात है, ये क्यों नुकसान करता है? इससे कुछ फायदेमंद तो चीज़ हमको मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ना के बराबर ही मिलती है। हम कंजम्पशन क्या बहुत निगेटिव चीज़ों का कर रहे होते हैं, है ना, कभी पाम ऑयल ले रहे होते हैं, कभी कुछ ले रहे होते हैं। तो इसकी सीमाओं में क्या आता है, इसकी सीमाओं में इसकी बाउंड्री या इसकी कमियां ये हैं कि इनमें ना तो कैल्शियम आपको मिल पाता, ना तो विटामिन ए मिल पाता, ना तो फाइबर मिलते हैं और ना तो फॉलिक एसिड मिलता है। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसीलिए ये फास्ट फूड की लिमिटेशंस हैं। इसके बाद खाने के विकार के बारे में बात करते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, जो खाने की कमी से या खाने के ज़्यादा से भी जो भी दिक्कतें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक, ये क्या होता है, खुद को मोटा मानकर खाना बंद कर देना और बहुत पतला होने की कोशिश करना। ये एक बहुत आम समस्या है, हमने बहुत से लोगों में देखा है। उन्हें ये चिंता हो जाती है कि मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं मोटी हो रही हूँ। किशोरों में होता तो बड़ों में भी है, पर आजकल थोड़ा सा किशोरों में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मोटे नहीं होते हैं, वो हेल्दी होते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, पर उन्हें चिंता होने लगती है। खासकर गर्ल्स में मैंने बहुत देखा है ये। ठीक है, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं मोटी हो गई होंगी। ठीक, तो ये वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, दिमागी बीमारी है ये। इसके बाद आता है बुलीमिया। अब ये बुलीमिया क्या है, पहले बहुत ज़्यादा खाना खाना और फिर उसे उल्टी या जुलाब के जरिए बाहर निकालना। हाँ, आजकल थोड़ा सा लोग ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या फितूर चढ़ा है। आप नेचुरली रहिए जैसे आपकी बॉडी काम करती है। ठीक, परिणाम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के परिणाम बहुत गंदे होते हैं। इनसे गुर्दों की विफलता और अनियमित दिल की धड़कन और हड्डियों का कमजोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो बॉडी का नेचुरल साइकिल है उसी हिसाब से उसको चलने दीजिए। ना आपको बहुत कम खाना है, ना आपको बहुत ज़्यादा खाना है, बस इतनी सी बात है। और खाने में हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। ठीक है, जीवन शैली में सुधार के टिप्स क्या हैं, ये डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टिप्स हैं आपके लिए। सप्ताह में 3 से 4 बार कम से कम 20 से 30 मिनट तक व्यायाम करें। जानते सब हैं, करता कोई नहीं है। वर्कआउट 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक, वाटर, दिन में 4 से 6 ग्लास पानी पिएं, विशेष रूप से भोजन से पहले। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधे से 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। पहला पॉइंट है ये। 4 से 6 ग्लास पानी पिए, मैं तो कहता हूँ आप और थोड़ा सा ज़्यादा ही पीजिए। ठीक है, इसके बाद टीवी देखना।
टीवी या मोबाइल या कुछ भी है उसको कम ही रखना चाहिए। तो प्रतिदिन 1 से 2 घंटे तक समय को सीमित करें और अस्वास्थ्यकर खान पान से बचे रहें। नशा पत्ती से दूर रहें, मानते नहीं है नशा करने वाले, लेकिन अगर आदत लग गई तो करते ही हैं। तो कंजम्पशन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल हैज़ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन, ठीक है। जो आप न्यूट्रिशन, आप सोचो कि आप सुट्टा मार रहे हो, दिल्ली में सुट्टा बोलते हैं सिगरेट वगैरह को, तो आप सोचो कि आप ये कंजम्पशन इन सब का कर रहे हो, सिगरेट वगैरह का या पान मसाला वगैरह का, और उसके बाद आप पोषण वाली चीज़ें खा लोगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, ठीक है। ये आपके न्यूट्रिशन पे बहुत गंदा इम्पैक्ट डालते हैं। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं योगा की। अब यहाँ से हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है। सत्र की शुरुआत और प्रार्थना कैसे होती है? योग सत्र की शुरुआत महर्षि पतंजलि को कृतज्ञता व्यक्त करने वाली प्रार्थना योगिन चित्तस्य से की जाती है। आपको ये नहीं याद रखना है, मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत डीप चीजें आपसे देगा, वो वही पूछेगा जो थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक है। कुछ योग वगैरह आपसे पूछ लेगा, बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा, सूर्य नमस्कार कितने होते हैं, ये सब कुछ मंत्र वगैरह एक आध पूछ लेगा, हो सकता है अगर उसका मन हुआ तो, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि से शुरू होती है, योग इन्होंने शुरू किया था, ये आपको आसान भाषा में समझना है। इस प्रार्थना का अर्थ है योगिन चित्तस्य का। इस प्रार्थना का अर्थ होता है कि हम उन महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं जिन्होंने योग के माध्यम से मन की, व्याकरण के माध्यम से वाणी की और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की अशुद्धियों को दूर किया है। इसका प्रॉपर पूरा मंत्र होता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब है सभी के सुखी और रोग मुक्त होने की कामना की जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करें, सत्र शुरू करने के सामान्य निर्देशों में सुखासन में बैठना, चीर मुद्रा धारण करना और ओम का उच्चारण शामिल है, ठीक है। बस आपको इसको पढ़ लेना है, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ आएगा यहाँ पे। सूर्य नमस्कार कितने हैं? तो सूर्य नमस्कार 12 विशिष्ट नाम मंत्रों का जाप करने पर किया जाता है, और ये विशिष्ट आपके मंत्र हैं, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ठीक है। ये सारे आपके मंत्र हैं, इनका ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन 12 बार सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है, रथ सप्तमी, ये पॉइंट याद रखिएगा। रथ सप्तमी मतलब सूर्य सप्तमी, सूर्य की ऊर्जा का जश्न मनाने का एक विशेष दिन है, जिस दिन 12 सूर्य नमस्कार करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा बात करें मानसिक शुद्धता की कहानी, अरिष्ट वर्ग और मानसिक शुद्धता की कहानी। शौच का अर्थ केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं बल्कि मानसिक शुद्धता से भी है, ये आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें, मन के 6 शत्रुओं का वर्णन किया गया है। कौन है? काम मतलब डिजायर, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ठीक है, मतलब जलसी, ठीक। इसके बाद अंजलि और स्वच्छ तालाब की कुछ कहानी है, कोई कहानी है बुक में। अंजलि और स्वच्छ तालाब की कहानी। अंजलि ने तालाब के माध्यम से सीखा कि जब विचार शुद्ध होते हैं तो मन तालाब के साफ पानी की तरह होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नकारात्मक भावनाएं प्रदूषकों की तरह मन को धुंधला कर देती है। मन को मतलब कोई बुरी चीज है तो मन को प्रभावित करेगी। देखिए एक्सप्लेनेशन मैं इसका नहीं दूंगा, आपको पता है ये सारा कुछ, ठीक है। अब मैं आपको ये तो नहीं बताने लगूंगा कि कैसे अंजलि का मन साफ हो रहा था, है ना। विशेष आसन और उनके लाभ सीमाएं, तो यहां से आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, तो इसको जान लेते हैं। वीरभद्रासन। वीरभद्रासन ये भगवान शिव के क्रोध से जन्मे योद्धा वीरभद्र के नाम पर है। मुझे नहीं लगता ये पूछेगा, पर पढ़ लीजिए। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है। इससे क्या होता है वो पूछ सकता है। वीरभद्रासन आत्मविश्वास को बढ़ाता है और फेफड़ों की क्षमता में सुधार करता है। गरुड़ासन, यह एकाग्रता और कोऑर्डिनेशन में सुधार करता है। गरुड़ासन, ईगल पोज, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन, यह क्या करता है? सबसे बड़ा राहत देता है कब्ज पे, ये कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन में सुधार करता है। पेट संबंधी विकारों को दूर करने के लिए पश्चिमोत्तानासन किया जाता है। धनुरासन, यह लड़कियों के लिए मासिक धर्म संबंधी विकारों को दूर करने में सहायक होता है, ठीक है, जो उनका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है उसको सही करता है। पवन मुक्तासन, यह पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और गैस की समस्या दूर करता है। ये भी पवन मुक्तासन भी एक तरह से कहा जाए तो आपके पेट से संबंधित समस्याओं के लिए ही है, ठीक है। सावधानी, क्या होता है आमतौर पर ना सबको ये अचानक से ये सब करने लग जाता है, पर सबको ये नहीं करने होते, ये बात ध्यान रखिएगा। सारे आसन सबके लिए नहीं होते हैं। हृदय रोगों या गंभीर दर्द की स्थिति में इन आसनों से बचना चाहिए, क्योंकि ये आसन आसान नहीं होते हैं। यहाँ पे इनकी इमेज है। वीरभद्रासन, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीरभद्रासन, खड़े होकर किया जाने वाला आसन। धनुरासन, शरीर को धनुष के आकार में मोड़ा जाता है। गरुड़ासन, शरीर की आकृति गरुड़ के समान बनाई जाती है। ये कौन सा था? इसको मुझे नाम भूल गया, नाम मैंने लिखा भी नहीं है शायद इसका, ठीक है। और पश्चिमोत्तानासन, इसमें सर पैर सीधा करके फिर सर को ऐसे टच करते हैं इस पे। इसके अलावा बात करें तो पेट की गैस संबंधियों के लिए यहाँ पे आसन था कोई 5वें नंबर पे, देख लीजिएगा। बस इतना ही आपको करने, सारे नहीं करने, ठीक है। योग निद्रा के 7 चरण, ठीक है। योग निद्रा गहरी शीतलता की एक तकनीक है जिसमें व्यक्ति जागरूक रहता है। शवासन में लेटकर आंखें बंद करना और शांत सांस लेना, ऐसे सीधे सीधे लेट जाना होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे पूरा स्टेप लिखा हुआ है, फिर ये आपसे मुझे नहीं लग रहा लिखने को आएगा, ठीक है। बस इसको आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से ही। कपाल भारती और केवल कुंभक क्या है?
इसको जान लीजिए थोड़ा सा। अभ्यास के दौरान जब सांस अपने आप रुक जाती है तो उस अवस्था को सहज या केवल कुंभक कहा जाता है, जो योग का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। ठीक है, कुंभक क्या है? जब आप अभ्यास करते हैं और सांस को अपने आप रोक लेते हैं अंदर की तरफ, तो उस सहज अवस्था, उसे सहज हम कहते हैं या फिर केवल कुंभक कहते हैं। ठीक है। तड़ागी मुद्रा, संस्कृत में तड़ागी मुद्रा का मतलब होता है मानव निर्मित तालाब। ठीक है, इसमें दंडासन में बैठकर आगे झुकते हुए बड़े अंगूठे को पकड़ा जाता है और पेट की मांसपेशियों को फैलाकर सांस ली जाती है। इन सब की इमेज आप देख लीजिएगा एक एक बार। प्रत्याहार, धारणा, उदाहरण। प्रत्याहार, इसको समझ लेते हैं। प्रत्याहार, इसे एक कछुए के उदाहरण से समझाया गया है जो खतरों में अपने अंगों को खोल के अंदर खींच लेता है। वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से हटाना चाहिए, मतलब अपनी इंद्रियों पे हमें कंट्रोल करना है, सीधी सी बात है। इसके बाद तैल धारावत कहा गया है, जिसका अर्थ है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल की गिरती हुई अटूट और निरंतर धारा के समान एकाग्रता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान कैसा होना चाहिए आपका? ध्यान आपका होना चाहिए जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में फ्लो के साथ तेल जाता है, एक सीध पे जाता है लगातार तेजी से। ठीक है, तो कुछ उस तरह हमारी अटूट और निरंतरता धारा के समान एकाग्रता होनी चाहिए। क्रीड़ा योग क्या होते हैं? योगा गेम्स। नाम स्मरणम, यह एक स्मृति को बढ़ाने वाला खेल है जिसमें छात्रों को एक घेरे में बैठकर पुराने नामों को दोहराए बिना नए यौगिक शब्दों के नाम बताने होते हैं। ठीक है, इसके बाद यह फेफड़ों की क्षमता, हंसने वाली चीजें हैं ये सारी चीजें, हंस के जो किया जाता है। किशोरावस्था में चिंतन प्रबंधन। किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तनों में योग, ध्यान और रचनात्मक शौक सहायक होते हैं। भगवद गीता में क्रोध चक्र के बारे में लिखा है कि किसी वस्तु के बारे में बार बार सोचने से जुड़ाव पैदा होता है और ऐसा सोचने से हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं और इच्छा न पूरी होती है तो फिर हमें क्रोध होता है। ठीक है, और क्रोध से हमें भ्रम होता है, डेल्यूजन होता है, और यह भ्रम हमारी स्मृति का विनाश करता है और अंततः हमारे मतलब स्मृति की वजह से भ्रम होता है और यही भ्रम अंततः बुद्धि का नाश करता है। ये बहुत सही बात है, हम सब भी इस चीज को कहीं ना कहीं अपनी अलग अलग स्टेजेस पे, एज पे महसूस कर चुके हैं। मूल्यांकन के मानदंड कैसे होने चाहिए? योग के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के पास कुछ मानदंड होते हैं, जैसे आसनों का सही नाम बताइए, शरीर का संरेखण कीजिए, स्वास्थ्य जागरूकता, स्थिरता और लाभ सीमाओं की समझ। ठीक है, हो सकता है आपको स्टेप लिख के दे दिया जाए, फिर कहा जाए बताओ कौन सा आसन है, तो आपको समझना है। आप इस पीडीएफ को सामने रखिएगा, आसन का नाम सामने रखिएगा और उसका फोटो सर्च करिएगा, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्ट पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और कल हम गेम्स के सारे टॉपिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्नविल एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।